हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट चैप्टर दैट इज 12th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो इस चैप्टर में हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो एज यू नो दैट कि रिप्रोडक्शन के 3 टाइप होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव? कि प्लांट के कोई भी प्लांट पार्ट से फ्लावर को छोड़ के लीफ के थ्रू, स्टेम के थ्रू, रूट के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, ओके, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्लावर्स। तो फ्लावर एक ऐसा शूट मॉडिफिकेशन है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। Those male and female gamete forming organs होते हैं, they are forming gametes and the fusion of gametes leading to the formation of zygote and embryo। ये होने के लिए प्लांट में एक स्पेसिफिकली मॉडिफाइड शूट की जरूरत होती है बच्चा, उसको हम बोलते हैं फ्लावर। ओके, सो फ्लावर कैसे डेवलप होता है? यू कैन सी हियर द इमेज। यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे एक चीज डेवलप होगी जिसको बोलते हैं शूट मॉडिफिकेशन और फ्लावर प्रीमोडिया। उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं फ्लावर प्रीमोडियल थिंग। यहाँ पे जो अगर शूट है, यहाँ पे ये शूट है, तो इस शूट को, ये शूट अपने आप को डेवलप करेगा। किसमें डेवलप करेगा बेटा? ये अपने आप को डेवलप करेगा फ्लावर प्रीमोडिया में। किसमें? फ्लावर प्रीमोडिया। नाउ व्हाट दैट मीन्स? फ्लावर मॉडिफाइड शूट, प्रीमोडिया मीन्स व्हाट? प्री मतलब प्रिमिटिवली स्टेज मॉडिफिकेशन। जब अपाइकल मेरिस्टेम ग्रो हो रहा है उस पे कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होता है शूट का, जिसमें यहां से आपका गाइनोशियम डेवलप हो जाएगा, यहां से आपका एंड्रोशियम डेवलप हो जाएगा, एंड फाइनली ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है वो फ्लावर कैलिक्स एंड करोला फॉर्म करेंगे, उसको बोलते हैं फ्लावर प्रीमोडिया। ओके, then after when you go through next part, that is part of the typical flower, flower actually है क्या? तो जनरली फ्लावर का स्टडी करने के लिए कौन सा प्लांट यूज किया जाता है? हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस और चाइना रोज। उसको कॉमन नेम है उसका चाइना रोज, जो गणपति को चढ़ाते हैं ना, वो वाला फ्लावर। ओके, उसको क्यों यूज करते हैं स्टडीज के लिए? क्योंकि देखो यहाँ पे डिस्टिंक्ट दिखता है। अगर आप माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, करोला, सारे ही फ्लोरल पार्ट बहुत क्लियरली विजिबल है इस फ्लावर में। इस फ्लावर का नाम है हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस और चाइना रोज। इसका जब हम लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन लोगे, एलएस लोगे, मतलब अगर ये पेन है, इसको आप यहाँ से कट करोगे तो आपको अंदर से दिखेगा ना सब। वैसे ही जब आप फ्लावर के मतलब किसी भी चीज के 2 सेक्शंस होता है, एक होता है एलएस या फिर टीएस। एलएस मतलब लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन। यहाँ पे जब आप एलएस लोगे, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शंस लोगे, तो आपको फ्लावर पूरा अंदर से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पेटल्स है जो बहुत कलरफुल, ब्राइट और शाइनी होते हैं। यहाँ पे बीच में नेक्टर ग्लैंड्स भी होते हैं। दीज आर द सेपल्स। सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। पेटल्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को फॉर द पॉलिनेशन, प्रोटेक्ट करते हैं एंड्रोशियम, गाइनोशियम को। देन आता है आपका एंड्रोशियम। एंड्रोशियम विल फॉर्म द मेल गैमेट एंड द अबोव, ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको दिस सेक्शन, इसको बोलते हैं गाइनोशियम। ओके, गाइनोशियम इज द फीमेल गैमेट। वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। Initially, we're going to start with the androecium. Androecium is the male gamete. Androecium यहाँ पे आपको दिख रहा है, this is where they are connected. यहाँ से वो connected है। जहां से फ्लावर कनेक्टेड होता है उस पर्टिकुलर चीज को आप पेरियांथ भी कंसिडर कर सकते हो, दिस वन। ओके, और कभी कभी वो थैलामस के बेस से जुड़े हुए होते हैं। समटाइम्स इट इज कनेक्टेड विद द थैलामस बेस। ओके, यहाँ पे आप दिख रहे हो कि हर एक, देयर आर मेनियर एंड्रोशियम्स यू कैन सी हियर। एंड्रोशियम के 2 डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है आपका एंथर। ओके, सो proximal end attached to the base and terminal end is situated above the flower। ऐसा क्यों होता है कि जब पोलन ग्रेन लिबरेट होंगे, पोलन ग्रेन डेhiscence होंगे, बाहर निकलेंगे, तो इजीली वो डिस्पर्स हो पाए। दिस इज द मोटो बिहाइंड दैट। देन आफ्टर the next type, what is actually the stamen is,
द स्टेमेन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. स्टेमेन और एंड्रोशियम क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. हर एक स्टेमेन में आप इसमें से किसी भी एंड्रोशियम को देखोगे, किसी भी फ्लावर के किसी भी एंड्रोशियम को, तो उसमें दो डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं. एक होता है फिलामेंट. दिस इज व्हाट इज द फिलामेंट. ये आपका फिलामेंट है. और दूसरा है एंथर. ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बाइलोब स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एंथर. एंड पोलन ग्रेन इस एंथर में डेवलप होते हैं. पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं एंथर में. ओके. देन अगर उस एंड्रोशियम को निकाल के आप उसका ट्रांसफर सेक्शन लो, एंड्रोशियम का अगर आप ट्रांसफर, अभी मैंने बताया ना आपको एलएस, वैसे होता है ट्रांसफर सेक्शन. सपोज अगर दिस इज व्हाट इज योर, जनरली हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं एंड्रोशियम को. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फिलामेंट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एंथर. ठीक है. अब ये एंथर में आप दो लोब डिस्टिंक्टली देख ही रहे हो, तो उसको आपको यहां से कट करना है, ट्रांसफर सेक्शन लेना है. एक फोर्सेप्स से जब उसको कट करोगे, आप ट्रांसफर सेक्शन लोगे, तो हमें अंदर कुछ, अगर इसको कट करेंगे यहां से, तो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा. बीच में स्टेराइल टिश्यू होता है. वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल कि व्हाट इज एक्चुअली हैपेंस. बट ये आपका एंथर है. आपको फ्लावर में से आपको उसने निकाला, एंड देन आपने उसको जब कट किया तो आपको क्लियरली यहाँ पे क्या दिखता है? एक टेट्राड दिखता है. हाउ इट लुक्स, ये कैसे दिखता है एक्चुअली? तो ये इस तरीके से दिखता है. अगर आप उसको ट्रांसवर्सली कट करोगे तो यहाँ पे आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेंगे. क्या दिखेंगे बेटा? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. अभी आपने क्या किया है? एंथर को कट किया है. अंदर क्या है वो देखने के लिए, पोलन ग्रेन एक्चुअली कहाँ बनते हैं वो देखने के लिए. जब हमने इसको कट किया तो हमें यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा. अब उसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे लाइन्स ऑफ डाइसेंस है. ये जब ड्राई हो जाता है एंथर, जब कंप्लीटली सूख जाएगा ना बेटा, तो यहाँ से पोलन ग्रेन लिबरेट होंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे तब. देन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में देखो. अब लास्ट टाइम आपने देखा कि जो एंथर का स्ट्रक्चर था, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर था ऐसा, जिसको फिलामेंट बोला हमने, इसको जब कट किया ऐसे, ट्रांसफर सेक्शन लिया, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा. तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. इट इज द बाइलोब स्ट्रक्चर. एंड बाइलोब मतलब इसमें दो लोब्स है. ये एक लोब है एंड ये एक लोब है. और एक ट्रांसफर लोब को आप बोलोगे एक थिका, और एक थिका में होते हैं 2 माइक्रोस्पोरेंजिया. तो टोटल कितने हुए? एक थिका में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. तो एंथर इज बायोलोब स्ट्रक्चर हैविंग 2 थिकास and 4 microsporangia. Okay, then move further. माइक्रोस्पोरेंजियम में हमें क्या पढ़ना है? तो माइक्रोस्पोरेंजिया इट इज बायोलोब स्ट्रक्चर. 2 लोब है, डिस्टिंक्टली दिखते हैं. और उसमें एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट. टेट्रास्पोरेंजिएट वर्ड पे नीट पे क्वेश्चंस होते हैं. टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब इट हैव 4 पोलन सैक. पोलन का सैक मतलब जिसमें पोलन्स बनने वाले हैं, ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं पोलन सैक. ओके. हर एक पोलन सैक को अगर हमने सही से पढ़ाई करनी है, हमें देखना है कि और ऐसे कैसे बना है, कितने लेयर्स है, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे? ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना कि एंथर इज द मेल गैमेट ऑफ अ फ्लावर. तो मेल गैमेट है स्टेमेन. ठीक है. स्टेमेन में हमने देखा कि एंड्रोशियम के 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट. फिलामेंट हेल्प्स द एंथर टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एज वेल. इट ड्रैग द एंथर अप, so it will help it for the dehiscence. Okay. Then यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आ रहा है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, तो अगर एंथर को आप कट करोगे, एंथर को आप पूरा कट करोगे, तो आपको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा. एंड व्हाट दैट स्ट्रक्चर इज, ईच माइक्रोस्पोरेंजिया इज कवर्ड बाय वॉल कंटेनिंग 4 डिस्टिंक्ट लेयर. एंथर है, हमने देखा कि दिस इज व्हाट इज द फिलामेंट. बार बार मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमने इसका लिया है ये कट. ठीक है. इसको जब हम कट करते हैं और देखते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखता है. अब इस स्ट्रक्चर में से डिस्टिंक्टली हमें इतना स्ट्रक्चर स्टडी करना है कि ये जो सेंटर में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ये डिस्टिंक्टली 4 लेयर से कवर्ड है.
कितने लेयर से कवर्ड है बेटा? 4 लेयर से। एंड वो लेयर क्या काम करते हैं, उनका नाम क्या है, वो हम इंडिविजुअली अब एक एक को स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ये यहाँ पे 4 लेयर्स है। पहला वाला लेयर है एपिडर्मिस। इप्पी मतलब ऊपर, नाम में ही है, ठीक है। इप्पी का मतलब होता है ऊपर, दैट इज द एपिडर्मिस। कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे। ये कहाँ से आया है? हम जो माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में पढ़ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है एंड वो इस तरीके से कुछ ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है ना। सो इसके कितने लेयर्स है? यहाँ पे टोटल 4 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं बच्चा? 4। और अंदर के साइड पे जो है उसको हम बोलते हैं टैपेटम लेयर, दिस वन, ओके। तो वो कैसे दिखते हैं? लेट्स सी। सो दिस वन आउटर मोस्ट लेयर, ये वाला जो लेयर है वो है एपिडर्मिस। ये क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर से बना होता है। नेक्स्ट टू एट सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है उसको, दिस वन, इसको बोलते हैं एंडोथेशियम। एंडो मतलब अंदर, थेशियम मतलब लेयर। जो एपिडर्मिस के अंदर वाला लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोथेशियम। हेल्प्स इन द एंथरडेसेंस, ये जब यहाँ से पोलन ग्रेन बन के लिबरेट होंगे तब ये एंडोथेशियम हेल्प करेगा। थर्ड वन इज द मिडल लेयर। ये 1 to 3 लेयर से बना होता है, टेम्पररी होता है ये लेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं टैपेटम। ये इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाला। 1 2 3 4, तो आपका टैपेटम आएगा यहाँ, ओके। एंड टैपेटम इज मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन होती है जिसको हम सिंक्टिटम भी बोलते हैं बेटा। तो टैपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर, नरिशेस एंड डेवलपमेंट द पोलन ग्रेन, ओके। तो इसका मेन काम क्या होता है? पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये इसका इंपॉर्टेंट वर्क होता है, ठीक है। सो एक एक लेयर को अब देखो। outermost layer is epidermis. Outermost layer of the anther lobe is epidermis. Second one is the endothecium. It is the second layer, have the fibrous thickening function, helps in the antherdescence. Third one main extra point क्या है? Fibrous thickenings are due to the cellulose and lignin deposition. ये वाला layer जो सेकेंड लेयर है वो थिक क्यों है बेटा? तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है सेल्यूलोज एंड लिग्निन डिपोजिशन, ओके। देन आपका मिडल लेयर, थर्ड लेयर, तीसरे नंबर का जो लेयर है वो 1 से 3 लेयर ऑफ सेल से बना है। ये टेम्पररी है एंड ये डिजेनरेट हो जाता है जब एंथर मैच्योर्ड हो जाता है, पोलन ग्रेन बन जाते हैं, तब ये थर्ड लेयर जो है बच्चा वो यहाँ से निकल जाता है। देन आफ्टर फाइनली जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है टैपेटम लेयर। टैपेटम लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे देखो कोई भी चीज नई बन रही होती है ना बच्चा, तो उसको बहुत केयर की जरूरत होती है, उसको नरिशमेंट की जरूरत होती है। वो खुद डेवलप हो रहा है तो सराउंडिंग सिचुएशन में प्रोटेक्टिव लेयर का होना जरूरी होता है। सो यहाँ पे जो आप ग्रे कलर का पार्ट है ये वाला, ये यहाँ पे पोलन मदर सेल है। पोलन मदर सेल मतलब जो पोलन ग्रेन में डेवलप होने वाली है। और ये साइड ऑरेंज कलर सेक्शन जो आपको दिख रहा है वहां पे प्रेजेंट है टैपेटम सेल्स। नाउ ये टैपेटम सेल्स क्या करती है? ये मल्टी न्यूक्लियट, इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। और ये जो अंदर ये पोलन मदर सेल्स है उसको, अभी आपको पता है कि सेल डिवीजन ये बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, उसमें बहुत एनर्जी चाहिए। तो पोलन मदर सेल मियोसिस करेगी यहाँ, है ना, गैमेट सेल्स बनाएंगी। तो गैमेट सेल्स बनाते वक्त उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन कौन देगा? टैपेटम। जैसे देखो कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो जनरल केयर से ज्यादा उसको कितनी केयर देनी पड़ती है? रेगुलर किसी की केयर होती है उससे ज्यादा बहुत ज्यादा केयर उस प्रेग्नेंट वीमेन के लिए जाती है, बिकॉज नाउ शी नीड दैट पैम्पर, शी नीड दैट केयर। तो यहाँ पे ये टैपेटम सेल वो रोल प्ले करता है। सेल्स ऑफ द टैपेटम हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन। ये से सराउंड कर रही है, अपने अंदर प्रोटेक्ट कर रही है माइक्रोस्पोरोजेनियस टिश्यू को, ओके। एक्स्ट्रा पॉइंट आपको क्या याद रखना है टैपेटम के बारे में? टैपेटम सेल्स क्या करती है? नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। प्रोड्यूसेस एंजाइम, सेलुले कैलेज नाम का एंजाइम ये प्रोड्यूस करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कंट्रीब्यूट टू द पोलन वॉल फॉर्मेशन, पोलन में
आगे आएंगे, हम देखेंगे आगे कि पोलन ग्रेन में 2 लेयर्स होते हैं, स्पोरोपोलिनिन जो उसको टफनेस देता है और उसके अंदर भी एक लेयर होता है जो सेलुलोज से बनता है। तो यहाँ पे वो पोलन वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ टैपेटम। टैपेटम सेल्स के भीतर 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिक्रेटरी जिसको ग्लैंडुलर बोलते हैं, दूसरा होता है अमीबॉइड जिसको पेरीप्लाज्मोडिया भी बोलते हैं। और उसका रोल क्या है, अगर ये दोनों सेल्स जो है they are playing very vital role in the pollen grain development. एंड टैपेटम एबनॉर्मलिटी, अगर सपोज टैपेटम सेल सही से वर्क नहीं कर रही है या एबनॉर्मल है तो उस फ्लावर में वो एंथर स्पेसिफिकली जिसका टैपेटम वॉल फंक्शनल नहीं है वो स्टेराइल हो सकता है। ओके, फाइनली बात आती है स्पोरोजिनियस टिश्यू पे। फाइनल हीरो जो है इस पूरे प्रोसेस का वो है आपका स्पोरोजिनियस टिश्यू, जहां पे एक्चुअल पोलन ग्रेन बेटा बनने वाला है। देन हर एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हमें दिखेंगे। ओके, माइक्रोस्पोरेजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द स्पोरोजिनियस टिश्यू। दिस इज द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टिश्यू फ्रॉम स्पोरोजिनियस टिश्यू। ओके, सो यहाँ पे आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दैट इज पोलन सैक दिख रही है और उसके अंदर आपको डिस्टिंक्टली स्पोरोजिनियस टिश्यू। माइक्रोस्पोरोजेनियस टिश्यू को अगर हम माइक्रोस्पोरोजेनियस टिश्यू को अगर आप अंदर से देखोगे ना तो बहुत सारी सेल्स होती है, हर एक सेल मियोसिस करती है बेटा, हर एक सेल मियोसिस में जाती है। और स्पोरोजेनियस टिश्यू में सेल्स व स्पोरोजेनियस टिश्यूज ईच एंड एवरी सेल, यहाँ पे हर एक सेल पीएमसी है, हर एक सेल पीएम है। ओके, व्हाट हैपेंस हियर? पोलन मदर सेल, हर एक सेल विल अंडरगो मियोसिस, 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन ये फॉर्म करेंगी आफ्टर द मियोसिस 1 एंड 2। अगर हम सिंगल सेल को कंसिडर करके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस समझते हैं, यहाँ पे सारी ही सेल फंक्शनल होती है। तो इसमें इफ यू सिलेक्ट वन एंड इट अंडरगोज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देन व्हाट विल हैपन? इनिशियली इट इज डिप्लॉयड। ये क्या होती है? डिप्लॉयड, दैट इज 2n। नाउ इट अंडरगोज द मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में क्या होगा? द डिप्लॉयड मेम्ब्रेन अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट, और आपको पता है कि मियोसिस फर्स्ट में मियोसिस फर्स्ट खत्म होता है तो 2 डॉटर सेल्स बनती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 डॉटर सेल्स बन गई। एंड देन आफ्टर जब मियोसिस सेकंड खत्म होता है तो 4 डॉटर सेल्स बनती है। यहाँ पे टेट्राड देख रहे हो। ओके, द सेल्स फॉर द अंडरगो मियोसिस सेकंड मियोसिस फर्स्ट स्टेज में आपको एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स मिलेंगी एंड मियोसिस सेकंड खत्म होते होते हमें एक सेल से, एक पोलन मदर सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगी। ओके बेटा, देन all the anthodiploid mother cells present in the microsporangia undergoes the meiosis and form the tetrad। जैसे एक सेल का हमने देखा वैसे सारे ही सेल्स क्या करती है? मियोसिस करती है एंड 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म करती है। सो द नेक्स्ट वन इज, ऐसे बहुत सारे टेट्राड बन जाएंगे। नाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में प्रोसेस क्या है? स्पोरोजिनियस सेल दैट इज एमएमसी, MMC undergo meiosis first and second, formation of microspore tetrad and tetrad separate होता है individual pollen grain formation में। समझ में आया? तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे फ्लावर, उसमें से हमने मेल गैमेट स्टेमिन को निकाला, उसको और डिटेल में पढ़ा। तो स्टेमिन को जब हमने देखा तो उसमें 2 पार्ट थे, एक था एंथर और दूसरा था फिलामेंट। एंथर का हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया, जो बायोलोब स्ट्रक्चर है उसमें 2 थिका एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो उस पर्टिकुलर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया को हमने स्टडी किया तो उसमें 4 लेयर्स है, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर, टैपेटम सेल्स एंड स्पोरोजेनियस टिश्यू। तो स्पोरोजेनियस टिश्यू का मियोसिस होता है, मियोसिस सेकेंड स्टेज तक हर एक पीएमसी विल एंड अप फॉर्मिंग माइक्रोस्पोर टेट्राड। ओके, वो क्या फॉर्म करेंगे? माइक्रोस्पोर tetrad. Now the tetrad will have to develop into the functional pollen grain और उसका भी एक बच्चा प्रोसेस है जिस प्रोसेस को बोलते हैं पोलन फॉर्मेशन। ओके, सो ईच हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जब मैच्योर होता है, ईच हैप्लॉइड माइक्रोस्कोप जब मैच्योर होता है तो ये फंक्शनल पोलन ग्रेन फॉर्म करता है। यहाँ पे मियोसिस खत्म होने के बाद एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे। नाउ सी हाउ इट हैपेंस।
यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियस दिख रहा है, वैक्यूल्स दिख रहा है, ये आउटर पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर है और ये जो व्हाइट लाइनिंग है ये इनर पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर अंडरगो असिमेट्रिक माइटोसिस। मियोसिस मींस व्हाट, आपने बहुत क्लियरली 11th में पढ़ लिया है। मियोसिस मतलब क्या कि वो रिडक्शन डिवीजन है बच्चा, उसमें जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है उससे रिड्यूस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ऑलरेडी अब ये हैप्लॉइड सेल है, अब ये सेल क्या करेगी, माइटोसिस करेगी। माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ पे एक सेल में एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन रहे हैं। यहाँ पे असिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन भी आप देखोगे, यहाँ पे दो सेल्स फॉर्म होती है बाय फॉर्मिंग। तो जब असिमेट्रिकल सेल डिवीजन खत्म होती है, टू अनइक्वल सेल्स बन जाती है, एंड द टू अनइक्वल सेल्स का नाम होता है, एक का नाम होता है वेजिटेटिव सेल, नाम में ही है वेजिटेटिव सेल, उसका फंक्शन भी वैसे है। और दूसरे सेल का नाम है जनरेटिव सेल। जनरेटिव मतलब जिसमें एक्चुअल नेक्स्ट जनरेशन का जर्म प्लाज्म प्रेजेंट है ना बच्चा, उसको बोलते हैं जनरेटिव सेल्स। तो यहाँ पे देखो असिमेट्रिकल सेल डिवीजन होती है जो दो अनइक्वल सेल्स प्रोड्यूस करती है, फॉर्मेशन ऑफ जनरेटिव सेल्स एंड वेजिटेटिव सेल्स। ओके, सो टुगेदर दे फॉर्म टू सेल स्ट्रक्चर। दोनों जब आप देखोगे माइक्रोस्कोप में तो हमें दो सेल स्ट्रक्चर दिखेगा, ये आपका जनरेटिव सेल है और एक वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का स्पेसिफिसिटी क्या है, वेजिटेटिव सेल अब लार्ज है, दिख रही है ना, बड़े साइटोप्लाज्म वाली। वेजिटेटिव सेल लार्ज है, अबंडेंट फूड वैक्यूल, फूड रिजर्वायर यहाँ प्रेजेंट होता है। इट इज अ इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस है वो भी इरेगुलर शेप का होता है। ओके, उसके अंदर जो जनरेटिव सेल्स है, देखो ये पूरी येलो कलर की वेजिटेटिव सेल है और उसके अंदर आपको जनरेटिव सेल्स दिखाई दे रही है। नाउ दैट जनरेटिव सेल्स फ्लोट, कहां प्रेजेंट होती है जनरेटिव सेल पोलन ग्रेन में, इट इज प्रेजेंट और इट इज फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये वाली जो जनरेटिव सेल है बेटा वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट हो रहा है। इट इज द स्पिंडल शेप, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्पिंडल, राउंड को थोड़ा चपटा कर दोगे उस तरीके से। इट हैज सेल वॉल, इसमें भी स्पेसिफिक सेल वॉल है, डेंस साइटोप्लाज्म है और स्पेसिफिक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियस तो बेटा मैंडेटरी है, वो तो होना ही चाहिए, है कि नहीं। देन आफ्टर जनरेटिव सेल भी माइटोटिकली डिवाइड करे, मतलब मियोसिस हुआ, एक बार पीएमसी ने पोलन ग्रेन बनाया, उसका फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, दो सेल बनी, पहले का नाम था जनरेटिव सेल, दूसरी का नाम था वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा है, लार्ज अबंडेंट न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के साथ है, और जो हमारा वेजिटेटिव सेल है वो जो हमारा जर्म सेल है वो छोटू सा है। अब वो अगेन डिवाइड करेगा, अपने जैसा और एक सेल बनाएगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा, एंड यू कैन सी हियर टू डिस्टिंक्ट मेल गैमेट, आपको दिख रहा है कि नहीं, टू डिस्टिंक्ट मेल गैमेट। ओके, सो नाउ यहाँ पे न्यूक्लियस गिनोगे तो तीन है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 3 न्यूक्लियस हुए कि नहीं, इसलिए इसको क्या बोलोगे आप, 3 सेल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको ये बड़ा सा जो सेल है उस सेल को हम बोल रहे हैं वेजिटेटिव सेल। ये बड़ा सा सेल है ना व्हाइट बॉर्डर के अंदर का पूरा सेल, ये वेजिटेटिव सेल है, और उसके अंदर ये जो सेल्स है वो कौन सी है, जनरेटिव सेल। पहले एक थी, फिर जनरेटिव सेल ने डिवाइड किया और वो बने दो, तो यहाँ पे कितने सेल स्ट्रक्चर हुआ, 3। सो जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली from the male gamete. This is called as 3-cell stage and the pollen is mature at this stage. जब ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें जब माइक्रोस्कोप में दिखेगा बेटा, तब हम बोलेंगे कि नाउ पोलन ग्रेन इज मैच्योर, अब ये बच्चा बड़ा हो गया। ओके, देन आगे इसमें क्या डिविजन्स है, तो जो वेजिटेटिव सेल्स बनी क्यों है, बायोलॉजी में बेटा कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती, बस हो गया ऐसा नहीं होता, एवरीथिंग हैज अ रीजन, हर चीज का एक मतलब होता है। तो फिर वेजिटेटिव सेल क्यों बनी थी, तो वेजिटेटिव सेल को क्या बनाना है, वेजिटेटिव सेल फॉर्म्स द ट्यूब न्यूक्लियस, पोलन ट्यूब बनाएगा ये आगे जाके, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पोलन ट्यूब के बारे में सारे डिटेल्स मिलेंगे। नाउ पूरे प्रॉपर पोलन में हमें क्या दिखता है, यहाँ पे हमें डेंस वैक्यूल्स दिखते हैं, न्यूक्लियस दिखता है वेजिटेटिव सेल का, एंड दो न्यूक्लियस दिखता है, ठीक है। जब हम पोलन ग्रेन को ऑब्जर्व करते हैं, अपने 3 स्टेज स्ट्रक्चर तक तो पढ़ लिया, पोलन ग्रेन का आउटर स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं बेटा, एक्साइन, ये वाला जो है ना,
एग्जाइन जिस सब्सटेंस से बना है उसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। क्या बोलते हैं बच्चा? स्पोरोपोलेनिन। ये इतना डिफिकल्ट, इतना टफ होता है कि ये किसी भी बैरियर से टूट नहीं सकता। जैसे आप, इतना टफ होता है ये कि इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, और ये डिग्रेड भी नहीं होता किसी एंजाइम्स और सब्सटेंसेस से। तो फिर ये जर्म जो सेल्स है वो बाहर कैसे आएंगी? तो बीच बीच में जगह छोड़ी हुई दिख रही है ना आपको, दिस वन, इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब फॉर्मेशन की स्पेस। यहाँ पे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए जगह अवेलेबल है। और आउटर अंदर का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं एंटाइन। अंदर है इसलिए एंटाइन, बाहर है इसलिए एक्साइन। और एक्साइन बनता है स्पोरोपोलेनिन से, एंटाइन बनता है सेलुलोज से। वी आर डिस्कस कि थिक आउटर लेयर है, स्पोरोपोलेनिन से बना है। इसमें छोटा छोटा अपार्चर दिखेगा आपको, दिस में, एंड दैट अपार्चर से पोलन ट्यूब फॉर्म होगी। पोलन ट्यूब फॉर्म होगी। जैसे अब ये जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएगा, जब ये पोलन ग्रेन किसी स्टिग्मा पे गिरेगा, जैसे समझो ये स्टिग्मा है और ये आपका प्यारा सा पोलन ग्रेन जो है ये यहां गिरा। ठीक है बेटा। अब ये पोलन ग्रेन यहाँ पे जो पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा ना, वो कहीं से भी नहीं फॉर्म हो सकती। इट विल फॉर्म फ्रॉम दिस प्लेस, जिसको बोलते हैं जर्म पोर। यहां से ही फॉर्म हो सकता है पोलन ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं जर्म पोर। आगे चलते हैं। स्पोरोपोलेनिन इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है कि ये किसी भी डैमेज से जल्दी, डैमेज मतलब किसी भी चीज से जल्दी खराब नहीं होता। ओके। ये हाई टेम्परेचर को बेयर कर पाता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड को बेयर कर लेता है। मतलब किसी चीज को तोड़ना हो तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको जलाओगे, आप उसको मैकेनिकली मतलब प्रेशर क्रिएट करोगे, उसे तोड़ने की कोशिश करोगे, या फिर टेम्परेचर बढ़ा दोगे। ये सारी चीजें करोगे ना किसी चीज को डिस्ट्रक्ट करने के लिए। तो नेचुरली पोलन ग्रेन ने अपने लिए ऐसा एक कवर बना लिया है जो इतना स्ट्रांग है कि ना तो ये किसी भी ऑर्गेनिक चीज से लाइक एंजाइम एंड ऑल से डिग्रेड होगा, ना तो ये हाई टेम्परेचर से डिस्टर्ब होगा। बहुत स्ट्रांग है ये। ओके। एंड ना तो एसिड से खराब होने वाला है। सो नॉट ब्रोकन डाउन बाय एनी एंजाइम। और ये पोलन ग्रेन का जो आउटर लेयर होता है जिसको हम एक्साइन बोलते हैं, वो एंजाइम से भी डिग्रेड नहीं होने वाला। आप देख सकते हो बहुत अलग अलग टाइप के पोलन ग्रेन्स है और उनपे इतना सुंदर डिजाइन होता है माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो। नाउ इनर लेयर जो है उसको एंटाइन लेयर बोलते हैं। ये कंटिन्यूअस लेयर है, ये सेलुलोज और पेक्टिन से बना है। एंटाइन किससे बना है? सेलुलोज और पेक्टिन। किससे? सेलुलोज और पेक्टिन। रिलीज कैसे होगा? जिसको बोलते हैं डेhiscence। डेhiscence पोलन ग्रेन बने क्यों थे? एंथर में पोलन ग्रेन बने क्यों थे? उनको उड़ना है, उनको जाना है ना? कहाँ जाना है? फीमेल गैमेट के पास। ओके। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डेhiscence। कि जब आप एंथर में पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएंगे तो दे विल लिबरेट। अपना घर छोड़ के पंछी उड़ जाएगा, उसको भी उड़ना है तो कैसे उड़ेगा? पोलन ग्रेन लूजेस वाटर। वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे टर्जिडिटी क्यों आती है, एक कॉम्पैक्टनेस क्यों आता है? वाटर की वजह से आता है। जैसे जैसे वाटर कम हो जाएगा आपका पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, मतलब आपका जो एंथर है वो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेट हो जाएगा। ओके। सो पोलन लूजेस इज वाटर, देन strip between the pollen sacs on the microsporangia is disintegrates। ये जो जगह थी, जैसे यहाँ पे एक ऐसा कॉम्पैक्टनेस था ना, टू लोब स्ट्रक्चर हमने देखा, वो टर्जिड होता है, उसमें वाटर कंटेंट होता है तो वो ऐसा टर्जिड और फ्रेश होता है। तो बट ऑफ दिस सेल अचानक से बाहर नहीं निकलेगी। जब कोई भी चीज ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, तो वो आराम से लिबरेट हो पाती है। ठीक है ना? सो ये पाउडरी डिपॉजिट ऑन द एंथर। आपको यहाँ पे पाउडर पाउडर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा विच इज पिक्ड अप बाय डिफरेंट एजेंट्स। फिर प्लांट डिसाइड करेगा कि कौन से एजेंट के थ्रू उसको लिबरेट होना है। ठीक है। जिसमें जो पूरी चीज हम पॉलिनेशन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो डेhiscence में दिस इज व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू सी। एंड ओवर द 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grains are shed at the 2 cell stage। 60% पोलन ग्रेन किस पे? मतलब ये वाला जो स्टेज होता है ना, यहाँ पे डेhiscence होंगे। तो फिर बाकी का क्या होता है, कब बनता है पोलन ट्यूब? तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर बना जिसको हमने बोला कि चलो अब ये मैच्योर पोलन ग्रेन हो गया है, इसको बोला हमने एक्साइन, अंदर को बोला हमने एंटाइन।
ये वाला है आपका वेजिटेटिव सेल, ये है आपका जनरेटिव सेल। तो फिर ये हो गया दो सेल स्ट्रक्चर, ये वेजिटेटिव सेल एक और ये जनरेटिव सेल एक, ये दो सेल स्ट्रक्चर हुआ। बट जब ये पोलन ग्रेन किसी एंथर पे, किसी स्टिग्मा पे गिरेगा ना बच्चा, ओके, अब ये पोलन ग्रेन यहां गिरा और यहां पे जब ये ट्यूब फॉर्म करता है, ओके, जब ये ट्यूब फॉर्म करता है तो उसमें ये न्यूक्लियस, ये जनरेटिव न्यूक्लियस है ना, ये वाला न्यूक्लियस यहाँ आया। ये जैसे ट्यूब एक्सटेंड होती है ना धीरे धीरे, वैसे इसका माइटोसिस जर्मिनेशन के बाद होता है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन से बाद होता है, जनरली 40% ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, इज दैट क्लियर बच्चा? चलो, पोलन ग्रेन की बच्चा कुछ कुछ एलर्जीज भी होती है। पोलन ग्रेन की एलर्जीज होती है मतलब क्या? पोलन ग्रेन हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस क्रिएट करती है हमारी बॉडी, जिसको हम एलर्जी बोलते हैं। ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी कॉज कर सकते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। पार्थेनियम इज एन एग्जांपल फॉर दिस। एंड कंटामिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट व्हीट वाइड स्प्रेड इन इंडिया नाउ। एंड पार्थेनियम दैट इज कैरेट ग्रास, ये ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसे डिसीज कॉज करता है। ओके बच्चा, पोलन ग्रेन की वायबिलिटी मतलब कितने टाइम तक ये अलाइव रहेगा, कितने टाइम तक इसकी कैपेसिटी है। किसी भी चीज की एक्सपायरी डेट होती है ना कि ये इस टाइम पे बना है तो यहाँ तक रुकेगा, वैसे ही हर एक प्लांट के पोलन ग्रेन की एक वायबिलिटी होती है। किसी की डे में, किसी की मंथ में, किसी की साल में, किसी की बहुत सालों तक वायबिलिटी रिटेन रहती है। मतलब उस पोलन ग्रेन को अगर आप 1000 ईयर्स के बाद भी जर्मिनेट करवाओ ना स्टिग्मा में तो वो होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं वायबिलिटी। सो हाउ लॉन्ग पोलन ग्रेन कैन रिमेन एक्टिव, कितने टाइम तक उसका जर्म प्लाज्म एक्टिव है, वो लाइव है, उसको बोलते हैं वायबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन। ओके, एंड टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, कब तक वो पोलन ग्रेन एक्टिव है, कब तक वो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट कर रहा है, उसको उसकी वायबिलिटी बोलते हैं। डिफरेंस अमंग द स्पीसीज, कुछ 30 मिनट्स तक राइस एंड व्हीट के जो पोलन ग्रेन है, जो विंड के थ्रू जिनका पॉलिनेशन होता है, वो 30 मिनट्स की उनकी वायबिलिटी होती है। किसी की कुछ मंथ की होती है, जैसे रिमेंबर द रोजेसी, लेग्यूमिनासी एंड सोलेंसी, ये जो 3 फैमिलीज हैं, इनके जो पोलन ग्रेन है इनकी वायबिलिटी रहती है 3 मंथ्स तक, अराउंड कुछ मंथ्स तक, 3-4 मंथ्स तक। कैन बी स्टोर्ड एट 196 डिग्री सेल्सियस इन द पोलन बैंक, किसी भी पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन और -196 टेम्परेचर में हम स्टोर कर सकते हैं, जिसको पोलन बैंक भी बोला जाता है। ओके बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा पिस्टिल। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पिस्टिल के बारे में डिटेल जानते हैं। ओके।